वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने गुजरात को दिया 4,400 करोड़ रुपए के तरक्याती मंसूबों का तोहफा। अमृत आवास उत्सव में 19,000 मुस्तफिदीन को हाउसिंग स्कीम के घरों की सौंपी चाबियां। कहा, ईमानदारी और दयानतदारी के साथ गरीबों के लिए काम कर रही है असली समाजी इंसाफ। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने गांधीनगर में मुनक़िदा ऑल इंडिया एजुकेशन एसोसिएशन के कन्वेंशन में की शिरकत। वजीर आजम ने कहा, तरक्की याफ्ता भारत की तामीर में होगा असातिज़ा का किरदार इंतहाई अहम। मरकजी वजीर खजाना निर्मला सीतारमन ने टोक्यो में जारी G7 वज़राए खजाना की मीटिंग में की शिरकत। मीटिंग से कबल ब्राज़ील, बरतानिया और सिंगापुर के वज़राए खजाना से की मुलाकातें। आलमी इक़्तिसादी मंजरनामे, बुनियादी ढांचे में सरमायाकारी और बैनुल अक़वामी सतह पर इस्लाहात पर हुआ तबादला ख्याल। CBSE ने 10वीं और 12वीं जमात के नताइज का किया ऐलान। 10वीं जमात में 93.12% और 12वीं जमात में 87.33% तलबा पास। दोनों इम्तहानात में इस बार भी तलबात की कारकर्दगी रही बेहतर। त्रिवेंद्रम खित्ता रहा सर फहरिस्त। मगरबी बंगाल, तमिलनाडु, केरल और राजस्थान में फिल्म द केरल स्टोरी की नुमाइश पर पाबंदी का मामला। सुप्रीम कोर्ट ने फिल्मसाज की दरख्वास्त मगरबी बंगाल और तमिलनाडु को जारी किया नोटिस। चीफ जस्टिस ने कहा, जब फिल्म की नुमाइश पूरे मुल्क में जारी है तो सिर्फ मगरबी बंगाल में नज़्म नस्क पर खतरे का सवाल कैसे। शदीद तूफान में तब्दील होने के लिए तैयार है मौका। बांग्लादेश म्यांमार के साहिल की तरफ बढ़ रहा है तूफान। महकमा मौसमियात का इंतबाह, कल सुबह शिद्दत कर सकता है इख्तियार। जज़ायर, अंडमान और निकोबार में आज शदीद से शदीद बारिश की पेशनगोई। अल-कादिर ट्रस्ट केस में साबिक वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान को इस्लामाबाद हाई कोर्ट से बड़ी राहत। 2 हफ्ते की मिली जमानत। अदालत में समाअत के दौरान PTI के हामियों ने खूब किया हंगामा। ताशकंद में जारी वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में 3 भारतीय मुक्केबाज आज सेमीफाइनल मुकाबले में दिखाएंगे अपने जौहर। दीपक, हसामुद्दीन, शांत अपने अपने जुमरे में उतरेंगे मैदान में। IPL में आज मुंबई इंडियंस का मुकाबला होगा गुजरात टाइटंस से। कल खेले गए मैच में राजस्थान रॉयल्स ने कोलकाता नाइट राइडर्स को 9 विकेटों से दी थी शिकस्त। आदाब नाज़रीन, उर्दू खबरों में आप सभी का खैर मकदम है। नजर डालते इस वक्त की खास खबरों पर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने आज गुजरात में तकरीबन 4,400 करोड़ रुपए के मुख्तलिफ प्रोजेक्टों का इफ्तिताह और संग बुनियाद रखा। इनमें शहरी तरक्यात के महकमे, पानी की सप्लाई के महकमे, सड़क और आमदोरफ्त का महकमा और कोयला और मादनियात के मनसूबे शामिल हैं। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने गांधीनगर में अमृत आवास उत्सव में शिरकत की। वजीर आजम ने घर की चाबियां मुस्तहिकीन के हवाले की और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रधानमंत्री आवास योजना के इस्तफाकंदगान से बराह रास्त बातचीत की। वजीर आजम ने मुस्तहिकीन को मुबारकबाद दी। मुस्तहिकीन ने वजीर आजम का शुक्रिया भी अदा किया। प्रोग्राम से खिताब करते हुए वजीर आजम ने कहा कि गुजरात की डबल इंजन वाली हुकूमत गुजरात में दुगनी रफ्तार से काम कर रही है। वजीर आजम ने कहा कि गरीब आवाम के लिए ईमानदारी और दयानतदारी से काम करना ही असली समाजी इंसाफ है। भाजपा के लिए देश का विकास ये कन्विक्शन है, कमिटमेंट है। हमारे लिए राष्ट्र निर्माण एक निरंतर चलने वाला महायज्ञ है। अभी गुजरात में फिर से बीजेपी सरकार बने कुछ ही महीने हुए हैं, लेकिन विकास की जो रफ्तार पकड़ी है वो देखकर मुझे बहुत ही आनंद आ रहा है, सुखद अनुभूति हो रही है। और वजीर आजम मोदी ने कहा कि हुकूमत की तरफ से बड़े पैमाने पर किए जाने वाले अवामी फलाह व बहबूद के तमाम कामों का फायदा गुजरात को भी मिल रहा है। गरीब कल्याण के लिए समर्पित गुजरात का 3 लाख करोड़ रुपए का बजट पेश किया गया था।
वंचितों को वरीयता, ये वंचितों को वरीयता देते हुए अनेक निर्णय एक प्रकार से गुजरात ने नेतृत्व किया है। बीते कुछ महीनों में गुजरात के लगभग 25 लाख लाभार्थियों को आयुष्मान कार्ड दिए गए हैं। गुजरात की लगभग 2 लाख गर्भवती महिलाओं को प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना से मदद मिली है। इस दौरान गुजरात में 4 नए मेडिकल कॉलेज खुले हैं। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने कहा कि गुजरात में जदीद इंफ्रास्ट्रक्चर की तामीर के लिए बड़े पैमाने पर कामकाज हो रहा है। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि इससे गुजरात के हजारों नौजवानों के लिए रोजगार के नए मौके भी पैदा हो रहे हैं। नई सरकार बनने के बाद गुजरात में आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए हजारों करोड़ रुपए के काम शुरू हुए। इनसे गुजरात के हजारों युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर बनने वाले हैं। ये दिखाता है कि गुजरात की डबल इंजन सरकार डबल गति से काम कर रही है। और इससे कबल आज वजीर आजम ने गांधीनगर गुजरात में ऑल इंडिया एजुकेशन एसोसिएशन के कन्वेंशन में शिरकत की। इस मौके पर वजीर आजम ने कहा कि गुजरात में असातिज़ा के साथ जो तजर्बा उन्हें मिला, इससे कौमी सतह पर पॉलिसियां बनाने में काफी हद तक मदद मिली है। वजीर आजम ने यह भी कहा कि गुजरात के कबायली इलाकों में तालीम के शोबे में बेमिसाल पेशरफ्त हुई है। गुजरात में शिक्षकों के साथ मेरे जो अनुभव रहे, उसने राष्ट्रीय स्तर पर भी नीतियां बनाने में, पॉलिसी फ्रेमवर्क में हमारी काफी मदद की है। हमने विशेष अभियान चलाकर स्कूलों में बेटियों के लिए अलग शौचालय बनवाए। यहां गुजरात में तो एक जमाने में पूरे आदिवासी बेल्ट में, गुजरात का पूरा पूर्वी छोर जो है वो हमारे आदिवासी बंधुओं का बसेरा है। एक प्रकार से उस पूरे इलाके में उमरगाम से अंबाजी साइंस स्ट्रीम की पढ़ाई ही नहीं होती थी। आज शिक्षक न केवल वहां साइंस पढ़ा रहे हैं, बल्कि मेरे आदिवासी नौजवान बेटे बेटियां डॉक्टर और इंजीनियर भी बन रहे हैं। वज़ीर आज़म ने कहा कि आज असातिज़ा के सामने वसाइल के चैलेंज पर काबू पाया जा रहा है। तहम आज के दौर में तलबा की नस्ल का तजस्सुस असातिज़ा के लिए चैलेंज बन चुका है। ये तलबा पूरी तरह पुरइत्माद हैं और बेखौफ हैं। इनका तजस्सुस असातिज़ा को चैलेंज देता है। उन्होंने कहा कि आज असातिज़ा के सामने लर्न, अनलर्न और रीलर्न करने का मौका है। छात्रों के पास इंफॉर्मेशन के अलग अलग स्रोत है। इसने भी शिक्षकों के सामने खुद को अपडेट रखने की चुनौती पेश की है। इस चुनौतियों को एक टीचर कैसे हल करता है, इस पर हमारी शिक्षा व्यवस्था का भविष्य निर्भर करता है। और सबसे अच्छा तरीका यह है कि इन चुनौतियों को पर्सनल और प्रोफेशनल ग्रोथ के अवसर के तौर पर देखा जाए। ये चुनौतियां हमें लर्न, अनलर्न और रीलर्न करने का मौका देती है। वज़ीर आज़म ने कहा कि कौमी तालीमी पॉलिसी बनाने में लाखों असातिज़ा ने अपना अहम ताउन दिया है। मुझे गर्व है कि इस बार जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनी है, देश के लाखों शिक्षकों ने उसको बनाने में कंट्रीब्यूशन किया है। शिक्षकों के परिश्रम में से ये पूरी शिक्षा नीति बन पाई है और इसके कारण सर्वदूर उसका स्वागत हुआ है। आज भारत 21वीं सदी की आधुनिक आवश्यकताओं के मुताबिक नई व्यवस्थाओं का निर्माण कर रहा है।
ये नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति इसी को ध्यान में रखते हुए बनाई गई है। वजीर खजाना निर्मला सीतारमन इन दिनों जापान के दौरे पर हैं। वजीर खजाना G7 ममालिक के वज़राए खजाना और मरकजी बैंक के गवर्नरों के इजलास में शिरकत कर रही हैं। वजीर खजाना ने बहबूद के लिए इक़्तिसादी पॉलिसी के मौजू पर एक सेमिनार से खिताब किया। वजीर खजाना ने टेक्नोलॉजी की अहमियत पर जोर देते हुए कहा कि इससे बुनियादी खिदमात तक रसाई में मदद मिलती है और इसे बाइख्तियार बनाने के एक अजीम हथियार के तौर पर देखा जाना चाहिए। वजीर खजाना ने पायदार तरक्की और माहौलियात के दरमियान तवाज़ुन कायम करने पर भी जोर दिया और भारत के डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर और ग्रीन हाइड्रोजन पर तबादला ख्याल किया। मीटिंग से अलहदा वजीर खजाना निर्मला सीतारमन ने ब्राज़ील के वजीर खजाना से मुलाकात की। ब्राज़ील के वजीर खजाना ने भारत की G20 चेयरमैनशिप की तारीफ करी और दोनों ममालिक के वज़राए खजाना ने कसीर जहती तरक्याती बैंकों की मजबूती समेत बुनियादी ढांचे से मुताल्लिक़ उमूर पर भी तबादला ख्याल किया। वज़ीर ख़जाना निर्मला सीतारमन ने सिंगापुर के वज़ीर ख़जाना लॉरेंस वांग से भी मुलाकात की। दोनों रहनुमाओं ने मुख्तलिफ शोबों में भारत सिंगापुर ताउन पर तबादला ख्याल किया। इसके अलावा डिजिटल अदायगियों, स्किल डेवलपमेंट, ग्रीन ट्रांजिशन, क्रिप्टो समेत बैनुल-अक़वामी इदारों में इस्लाहात पर बातचीत हुई। दोनों ममालिक ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी मसनूई ज़हानत और क्वांटम टेक्नोलॉजी में ताउन पर भी बात की। वज़ीर ख़जाना निर्मला सीतारमन ने कनाडा के नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़जाना क्रिस्टिया फ्रीलैंड से भी मुलाकात की। इसके अलावा उन्होंने यूरोपीय मरकज़ी बैंक के सदर क्रिस्टियन लगार्ड से मुलाकात की। इस दौरान वज़ीर ख़जाना ने बरतानिया के वज़ीर ख़जाना जेरेमी हंट से भी मुलाकात करी। वज़ीर ख़जाना निर्मला सीतारमन ने बैनुल-अक़वामी मालियाती फ़ंड की मैनेजिंग डायरेक्टर क्रिस्टलिना जॉर्जिएवा से भी मुलाकात की और वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर एस जयशंकर छठे बहरे हिंद कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए बांग्लादेश में हैं। ये कॉन्फ्रेंस आज ढाका में शुरू होगी। वज़ीर ख़ारजा एस जयशंकर कॉन्फ्रेंस में इफ्तिताई खिताब करेंगे। बांग्लादेश की वज़ीर आज़म शेख हसीना कॉन्फ्रेंस का इफ्तिताह करेंगी। इंडिया फाउंडेशन और बांग्लादेश की वज़ारत ख़ारजा मुश्तरका तौर पर इस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद कर रहे हैं। कॉन्फ्रेंस के दौरान बहरे हिंद के ममालिक के दरमियान ताउन को मज़ीद मजबूत बनाने पर भी बातचीत की जाएगी। बहरे हिंद कॉन्फ्रेंस का मौजू अमन, खुशहाली और रोशन मुस्तक़बिल के लिए शराकत दारी है। कॉन्फ्रेंस में D8 सार्क और बिम्स्टेक के नुमाइंदों समेत 25 ममालिक के 150 गैर मुल्की मेहमान शिरकत कर रहे हैं। G8 बांग्लादेश, मिस्र, इंडोनेशिया, ईरान, मलेशिया, नाइजीरिया, पाकिस्तान और तुर्की के दरमियान तरक्याती ताउन पर मबनी एक तंजीम है। यह एक मुश्तरका प्लेटफॉर्म फराहम करेगा जिससे खत्ते में सबके लिए सलामती और इक़्तिसादी तरक्की के मकसद के साथ इलाकाई ताउन के इम्कानात पर तबादला ख्याल किया जाएगा। इससे पहले कल डॉक्टर एस जयशंकर ने बांग्लादेश की वज़ीर आज़म शेख हसीना से मुलाकात की और कहा कि दोनों ममालिक के लीडरों की रहनुमाई भारत बांग्लादेश दोस्ती को मज़ीद मजबूत करती रहेगी। सेहत और ख़ानदानी बहबूद की मरकज़ी वज़ीर डॉक्टर मनसुख मांडविया G7 वज़राए सेहत की मीटिंग के लिए जापान के शहर नागासाकी पहुंच गए हैं। G7 ममालिक के दरमियान होने वाली मीटिंग में सेहत से मुतालिक इन तमाम पहलुओं पर तबादला ख्याल किया जाएगा, जिसकी वजह से इस वक्त संगीन चैलेंजेस का सामना है। इजलास में तमाम ममालिक के नुमाइंदे चैलेंजेस से निपटने के लिए हल पर बात करेंगे। इस दौरान भारत से दुनिया को बताया जाएगा कि किस तरह भारत ने कोविड वबा के वक्त न सिर्फ खुद को संभाला बल्कि दुनिया के कई ज़रूरतमंद ममालिक को भी मदद दी। आगे बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। कबायली उमूर के मरकजी वजीर अर्जुन मुंडा ने आज पलक्कड़ के उगली में जदीद सहूलियात से आरास्ता स्वामी विवेकानंद मेडिकल मिशन अस्पताल की दूसरी मंजिल का इफ्तिताह किया। मरकजी वजीर अर्जुन मुंडा ने कहा कि स्वामी विवेकानंद मेडिकल मिशन अपने काम के जरिए स्वामी विवेकानंद के ख्वाब को पूरा कर रहा है। उन्होंने कहा कि मरकजी हुकूमत ने सिकल सेल एनीमिया के मरीजों की बहबूद के लिए 16,000 करोड़ रुपए मुख्तस किए हैं। मरकजी वजीर ने यह भी कहा कि खुसूसी तवज्जो के मुस्तहिक कबायली लोगों के लिए बुनियादी ढांचे की तरक्की के लिए 12,500 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए हैं। देश का सपना आज से 100 साल पहले स्वामी विवेकानंद जी ने देखा था, उसको हम साकार कर सके। और मुझे इस बात की खुशी है कि आज उसी सपने को लेकर हेल्थ सेक्टर में स्वामी विवेकानंद मेडिकल मिशन के माध्यम से इस 192 विलेज में हेल्थ प्रोग्राम चल रहा है। हेल्थ मिनिस्टर एंड ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्ट्री के साथ हमने बनाया है और उसके लिए लगभग
1600 करोड़ का प्रोविजन किया है कि 7 करोड़ लोगों का 7 करोड़ लोगों का हम जांच करेंगे और उसका हेल्थ प्रोफाइल बनाएंगे। महकमा मौसमियात से मफसला ताज़ा तरीन मालूमात के मुताबिक समुद्री तूफान मोका वस्ती खलीज बंगाल के इलाके से मुल्हक़ा जनूब मशरक़ी खलीज बंगाल में इंतहाई शदीद तूफान में तब्दील हो गया है। अब ये 9 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से शुमाल की सिमत बढ़ रहा है। आज खलीज बंगाल के वस्त में इसकी शदीद शक्ल इख्तियार करने की पेशनगोई की गई है। 14 मई की दोपहर के करीब 150 से 160 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से शदीद तूफान के तौर पर जनूब मशरक़ी बांग्लादेश और शुमाली म्यांमार के साहिलों को अबूर करने का कवी इम्कान भी जाहिर किया जा रहा है। तूफान तेरे असर अंडमान और निकोबार जज़ायर में अगले चंद घंटों में शदीद बारिश हो सकती है, जबकि त्रिपुरा और मिजोरम में अगले 48 घंटों में अलग थलग मकामात पर मूसलाधार बारिश का भी इम्कान है। दूसरी जानिब साहिली इलाकों की अगर बात करें तो कर्नाटक, तमिलनाडु, कराईकल में भी मूसलाधार बारिश का इम्कान जाहिर किया गया है। और बीजेपी ने रियासत के वज़ीर आला भूपेश बघेल से छत्तीसगढ़ में मुबैना शराब घपले के बारे में सवाल पूछा है। पार्टी के तर्जुमान के शर्मा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में रियासत में गुज़िश्ता 4 सालों में 1000 करोड़ रुपए के घपले का इल्ज़ाम लगाया और वज़ीर आला भूपेश बघेल से पूछा कि ये उनकी जानकारी के बगैर कैसे हुआ। कबायली अक्सरियती रियासत छत्तीसगढ़ में अवाम के पैसे की लूटमार का इल्ज़ाम लगाते हुए बीजेपी ने इस मामले में कांग्रेस हाईकमान सोनिया गांधी और राहुल गांधी से भी जवाब तलब किया है। सिंडिकेट को चलाने वाला जो इसका मुख्य सरगना था अनवर ढेवर, उसके खिलाफ ईडी को कई पुख्ता सबूत मिले और बाद में उसकी गिरफ्तारी भी हुई। अब यह जानना जरूरी है कि अनवर ढेवर कौन है। अनवर ढेवर जो है वो कांग्रेस पार्टी के एक वरिष्ठ नेता और रायपुर के मेयर एजाज ढेवर का बड़ा भाई, और छत्तीसगढ़ के राजनीतिक गलियारों में यह माना जाता है कि यह शख्स वहां के सीएम भूपेश बघेल के नजदीकी के रूप में चर्चित है। पूरा देश यह मानता है कि कांग्रेस और भ्रष्टाचार एक दूसरे के पर्याय हैं। साइंस और टेक्नोलॉजी के मरकजी वज़ीर डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने प्रगति मैदान में कौमी टेक्नोलॉजी हफ्ते के मौके पर मुनक़िदा नुमाइश का दौरा किया। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने नुमाइश में लगी मुख्तलिफ स्टॉल्स का भी दौरा किया। इस दौरान उन्होंने बच्चों से भी मुलाकात की और उनके तजुर्बात से भी वाक़फ़ियत हासिल की। ये नुमाइश दिल्ली के प्रगति मैदान में 14 मई तक जारी रहेगी। बच्चों की बड़ी तादाद नुमाइश देखने आ रही है। कचरे के इंतज़ाम का मसला आज शहर से लेकर गाँव तक परेशानी का बाइस बन चुका है। बिलखुसूस देही इलाकों में कचरे के इंतजाम के लिए मुनासिब इंतजाम न होने की वजह से अब भी ज़्यादातर कचरा नदियों और नालों में जा रहा है, जिसकी वजह से आलूदगी बढ़ रही है। लेकिन मनाली से मुल्हक़ा 6 पंचायतों ने हीलिंग हिमालय नामी एक NGO की मदद से इस मसले से निजात हासिल की है। देखते हैं मज़ीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। दुनिया के मशहूर सयाहती शहर से मुल्हक़ा 6 रियासतों प्रीणी, जगतसुख, गोजरा, नग्गर और हरिपुर में कचरे का इंतजाम अब कोई मसला नहीं है और ये मुमकिन हुआ है एक गैर सरकारी तंजीम हीलिंग हिमालय की कोशिश से। तंजीम के लोग रज़ाकाराना तौर पर मोहल्ला मोहल्ला जाकर गाड़ियों के जरिए घर घर कचरा उठाते हैं, फिर इसकी छटनी का काम किया जाता है, जिसके बाद PTF बनाकर रिसाइकिलिंग के लिए भेज दिया जाता है। शुरुआत में बहुत दिक्कतें आई, वॉलंटियर बेस बहुत कम था, लोग बहुत कम पार्टिसिपेट करते थे, चाहे वो टूरिस्ट हो, चाहे वॉलंटियर्स हो, चाहे लोकल कम्युनिटी हो, बहुत ज़्यादा किसी का सपोर्ट नहीं था। 2 साल लगे हमें अपनी कम्युनिटी को डेवलप करने में। 2 साल के बाद जब हमारे पास काफ़ी अच्छे वॉलंटियर्स हो गए, उसके बाद हमें इशू आया कि कलेक्टेड वेस्ट को कैसे डिस्पोज करना है। 70% में सेग्रीगेट करने के बाद हम उसको अलग अलग जगह पे अलग अलग रिसाइकलर्स को भेजते हैं। सबसे बड़ा जो अमाउंट है जो वेस्ट में, ड्राई वेस्ट में, वो ग्लास बॉटल्स हैं, उसके बाद पेट बॉटल्स हैं और उसके बाद MLP है। तो ये सब चीज़ों के रिसाइकलिंग के सेटअप्स हैं, बट यहाँ से ट्रांसपोर्ट करना पड़ता है। इन द लॉन्ग रन हमारी कोशिश है कि हर डिस्ट्रिक्ट में एक रिसाइकलिंग यूनिट हो और वहीं पे जहाँ पे जितना कचरा हम कलेक्ट करते हैं उसको रिसाइकिल किया जाए डिस्ट्रिक्ट के अंदर ही और उसको रीयूज किया जाए डिस्ट्रिक्ट के अंदर। हीलिंग हिमालय की इन कोशिशों से गांव वाले भी खुश हैं। उनका कहना है कि जब से तंजीम ने ये इकदाम शुरू किया है, गांव साफ सुथरा नजर आ रहा है। बहुत सुविधा हुई है क्योंकि यहाँ पंचायत की तरफ से था ही नहीं कुछ, है ना जी। तो कूड़ा पड़ा होता था, कहीं फेंक नहीं सकते थे, जला नहीं सकते थे, तो अब इनके आने से ये बहुत सुविधा मिल गई है। यहाँ शुरू में थोड़ी दिक्कत आती थी कि हम बिना सेग्रीगेशन देते थे, फिर उन्होंने हमारे को
उन्होंने हमारी क्लासेस लगाई कि भाई इनको ऐसे आप सेग्रीगेट करो, तो उसका काफ़ी फ़ायदा हुआ है। कचरे को साफ करना आसान नहीं है, लेकिन सांगवान और उनकी टीम बहुत अच्छा काम कर रही है। अब तक तकरीबन 8 लाख किलोग्राम गैर बायोडिग्रेडेबल फुजले को हिमालय के दामन से साफ किया जा चुका है। मिशन अभी जारी है जब तक कि तस्वीर मुकम्मल तौर पर तब्दील नहीं हो जाती। मनाली से मोहन बोगटापा की रिपोर्ट, उर्दू खबरें। सीबीएसई ने 12वीं जमात का नतीजा जारी कर दिया है। इस बार पास फीसद 87.33% रहा। 12वीं के इम्तहानात में 16,96,770 तलबा रजिस्टर्ड हुए। इस बार 12वीं के नताइज में लड़कियों ने लड़कों से बेहतर कारकर्दगी का मुजाहरा किया है। लड़कियां लड़कों से 6.01% आगे थीं। इस बार लड़कियों के पास होने का तनासब 90.68 रहा, जबकि लड़कों के पास होने का मजमूई तनासब 84.67 रहा। इस साल नवोदय विद्यालय के तलबा की 12वीं जमात में कारकर्दगी शानदार रही है। यहाँ 97.51% तलबा ने इम्तहान पास किया है और इस साल त्रिवेंद्रम के तलबा के पास फीसद को सबसे ज़्यादा माना गया है। यहाँ 99.91% तलबा ने इम्तहान पास किया है। 12वीं जमात के बोर्ड के इम्तहानात 15 फरवरी से 5 अप्रैल तक मुनक्किद हुए थे। नतीजा देखने के लिए आप सरकारी वेबसाइट cbsc.gov.in पर जा सकते हैं। मरकजी वज़ीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान ने तलबा को मुबारकबाद दी है। धर्मेंद्र प्रधान ने ट्वीट किया, मेरे नौजवान दोस्तों को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद, जिन्होंने सीबीएसई 12वीं क्लास के इम्तहान को पास किया है। यह कामयाबी खुशी मनाने और साल भर की सख्त मेहनत के समरात को हासिल करने का खुशगवार लम्हा है। खुशहाल और रोशन मुस्तकबिल के लिए नेक ख्वाहिशात। अफसरान के ट्रांसफ़र पोस्टिंग पर सुप्रीम कोर्ट के कल के फैसले के बाद एक बार फिर दिल्ली हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु सांघवी रियासती हुकूमत की तरफ से पेश हुए और मामले को सीजेआई की बेंच के सामने रखा। उन्होंने कहा कि दिल्ली हुकूमत ने महकमा खिदमात के सेक्रेटरी आशीष मोरे को ओहदे से हटाने को कहा है, लेकिन मरकजी हुकूमत इसकी मंजूरी नहीं दे रही है। ये तौहीन अदालत के मुतरादिफ है। सीजेआई ने कहा कि वो इसके लिए एक बेंच तश्कील देंगे। सुप्रीम कोर्ट ने आज मगरबी बंगाल और तमिलनाडु को नोटिस जारी करते हुए एक फिल्म प्रोड्यूसर की तरफ से मगरबी बंगाल, तमिलनाडु, केरल और राजस्थान में फिल्म द केरल स्टोरी की नुमाइश पर पाबंदी लगाने के लिए दायर दरख्वास्त पर नोटिस जारी किया है। मगरबी बंगाल की हुकूमत ने इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स का हवाला देते हुए फिल्म की नुमाइश पर पाबंदी आयद कर दी, जबकि तमिलनाडु में सिनेमा हॉल मालिकान ने धमकियां मिलने पर फिल्म की नुमाइश रोक दी थी। अभिषेक मनु सांघवी की अर्जियों पर तबसरा करते हुए मगरबी बंगाल हुकूमत के स्टैंडिंग वकील सीजेआई ने कहा है कि जब ये फिल्म पूरे मुल्क में दिखाई जा रही है तो सिर्फ मगरबी बंगाल में अमन व अमान की सूरत हाल का सवाल कैसे पैदा हो सकता है। इस मामले की अगली समाअत अब बुध को होगी। बैनुल-अक़वामी खबरों में पाकिस्तान के साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान की गिरफ्तारी को गैर कानूनी करार दी जाने के बाद इमरान खान को आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। अदालत ने इमरान खान को 2 हफ्ते की जमानत दे दी है। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के मुताबिक इमरान खान ने जुमेरात की रात पुलिस लाइन्स में गुजारी। इमरान खान को मंगल को इस्लामाबाद हाई कोर्ट से गिरफ्तार किया गया था, जिसके बाद बुध को उन्हें अलकादिर ट्रस्ट केस में 8 रोज़ के लिए नैब के हवाले कर दिया गया था। वेनेजुएला और कोलंबिया अपनी मुश्तरका सरहद पर फौजियों की तादाद में इजाफा करेंगे। इन सरहद पर मंशियात की स्मगलिंग से मुतालिक मुजरिमों का ग्रुप काफ़ी सरगर्म है। दोनों ममालिक के वज़राए दिफा ने मुजरिमाना सरगर्मियों से निमटने पर गुफ्तगू की। खबरें अब खेल से। ताशकंद में जारी वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में भारतीय मुक्केबाज आज सेमीफाइनल मैच खेलेंगे। पहला मौका है जब 3 भारतीय मुक्केबाजों ने मर्दों की बॉक्सिंग वर्ल्ड चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में अपनी जगह बनाई है। मुक्केबाज दीपक कुमार का मुकाबला 51 किलोग्राम के जुमरे में वर्ल्ड चैंपियनशिप में 2 बार कांसे का तमगा जीतने वाले फ्रांस के बिलाल बेनामा से होगा। यह मैच भारतीय वक्त के मुताबिक शाम 6:30 बजे खेला जाएगा। मोहम्मद इसामुद्दीन आज होने वाले 57 किलोग्राम वेट कैटेगरी के सेमीफाइनल में क्यूबा के सेदल होटा के खिलाफ रिंग में उतरेंगे। मैच भारतीय वक्त के मुताबिक शाम 7 बजे खेला जाएगा। और भारत के उभरते हुए बॉक्सर निशान देव का मुकाबला 71 किलोग्राम के सेमीफाइनल में कजाकिस्तान के असलान बेग से होगा। ये मुकाबला भारतीय वक्त के मुताबिक रात 8 बजे खेला जाएगा। भारतीय मुक्केबाजों ने सेमीफाइनल में पहुंचकर 3 तमगे यकीनी बना लिए हैं।
आईपीएल की बात करेंगे। इंडियन प्रीमियर लीग में आज गुजरात टाइटंस और मुंबई इंडियंस की टीमें आमने होंगी। ये मैच मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में खेला जाएगा। मौजूदा सीजन में गुजरात टाइटंस का सफर बहुत अच्छा रहा है। गुजरात ने इस सीजन में 11 मैच खेले हैं, जिनमें से उसने 8 मैच जीते हैं। इसी के साथ ही आप हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। आदाब।